Good morning, students. Today we will discuss about class plus 2 chapter first, measurement of national income. measurement of national income का हम मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पहला मेथड यानी कि वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आय विधि सबसे इम्पोर्टेंट, तीनों मेथड 6 नंबर का या तो समय बेटे या फिर एक विधि आएगी आपको जो करनी होगी। कहता है इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। वर्गीकृत कार्यों के अनुसार यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और कारक भुगतान विधि यानी कि फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है इंग्लिश में। उसी प्रकार आपको डेफिनेशन देनी है, परिभाषा। कहता एक लेखा वर्ष में यानी कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स, कहता एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत यानी कि जो देश की घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत उत्पादन के प्राथमिक कार्यों, और हमने प्राथमिक कारकों के बारे में पहले पढ़ रखा है बेटे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितने कारक हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स। कारक हमारे पास बेटे 4 कारक है बेटे, 1, 2, 3 और 4। पहला है बेटे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम बेटे, या फिर उद्यमी भी कह सकते हैं इसको आप। भूमि को मिलता है बेटे, भूमि को मिलता है लगान या किराया बेटे। श्रम को मिलती है मजदूरी यानी कि वेजेस। पूंजी को क्या मिलता है बेटे, पूंजी को हमेशा ब्याज मिलता है। और जो उद्यमी होता है जो इन तीनों को इकट्ठा करता है उसको क्या मिलता है बेटे, लाभ मिलता है बेटे, प्रॉफिट मिलता है। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रोटेड डिवाइडेड बाय रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब कहता आय विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। जिस प्रकार हमने पहली विधि में पढ़ा उसी प्रकार यहाँ भी 3 कदम उठाए जाएंगे। पहला कदम उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण करना, यानी कि जो प्रोडक्शन के जो इंटरप्रूवमेंट है उनका क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करना है बेटे। हमने वर्गीकरण पढ़ा था बेटे पहली विधि में कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रिनेटरी सेक्टर्स। ये आपको वहीं से करने हैं। कहता दूसरा कदम यानी कि सेकंड स्टेप, कहता सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कारक आय का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम एंड क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण करेंगे। कहता कारक आय का अर्थ, मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम। अब कारक क्या होता है बेटे, जो हमारे ऊपर मैंने आपको वहां बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनसे जो हमें आय प्राप्त होती है। यानी कि कारक आय से अभिप्राय उस आय से है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी कारक सेवाओं के बदले में, यानी कि कारक सेवा, कारक कौन कौन से हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनके बदले में जो प्राप्त होती है, कारक सेवाओं के बदले में यानी कि जो प्राप्त होती है, और वो प्राप्त क्या होती है बेटे, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, उसे क्या कहते हैं हम, कारक आय कहा जाता है। 2 नंबर में पूछ सकता है बेटे आपसे। उसके बाद में कहता कारक आय का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार करना है। ये जो चैप्टर है यानी कि इतना पोर्शन है जो क्लासिफिकेशन है, वो बेटे आपको ध्यान से 2 बार समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सम आएगा और वो सम इसी से हल होगा। कहता वर्गीकरण है ना कारक आय का, वो 4 प्रकार से किया गया बेटे। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। फर्स्ट, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि जिसे इंग्लिश में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहा जाता है बेटे। सेकंड, प्राचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड, मिश्रित आय यानी कि मिक्स्ड इनकम। एंड 4,
शुद्ध विदेशी आय। और शुद्ध विदेशी आय हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटे कि विदेशों को हमने कितनी आय दी और विदेशों से हमने कितनी प्राप्त की, उसके अंतर को शुद्ध विदेशी आय कहा जाता है बेटे। यानी कि विदेशों से प्राप्त यानी कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इट नेट अब्रॉड इनकम। अब पढ़ते हैं हम पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इट हैज 4 पार्ट्स, यानी कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। यदि कर्मचारियों का पारिश्रमिक 1000 करोड़ रुपए है तो ये चारों का जोड़ भी कितना है बेटे 1000 करोड़ रुपए ही होगा। अगर इनमें से कोई चीज नहीं देगा वो तो तीनों का ही होगा। जैसे कर्मचारियों को पारिश्रमिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटे 4 में, नकद मजदूरी तथा वेतन यानी कि कैश वेजेस भी कह सकते हैं आप इसको, सैलरी भी कह सकते हैं, इनकम भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमें प्राप्त होती है। किस्म के रूप में आय यानी कि किस्म को क्या कहते हैं बेटे काइंड, आय पेमेंट जो इनकम मिलती है यानी कि पेमेंट इन काइंड। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान या प्राइवेट फंड, जिस प्रकार कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो उसके जो मालिक उसको एक्स्ट्रा चीजें देते हैं, जैसे बीमा दे देते हैं, दुर्घटना बीमा, कोई और फैसिलिटीज उसको दे देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं कि जो कंपनी है वो अपने जो कर्मचारी है उनको क्या क्या चीजें दे रही है ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। कहता सेवानिवृत्त पेंशन यानी कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो, यानी कि जब हम कोई भी नौकरी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके बाद जो रिटायरमेंट होती है उसके बाद में जो पैसे मिलते हैं उन चारों को जोड़ने से क्या मिलता है बेटे कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है बेटे। सेकंड परिचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, जिस प्रकार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइड इन 4 पार्ट्स जस्ट लाइक एज ऑपरेटिंग सरप्लस इज डिवाइडेड आल्सो इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट लगान या किराया तथा रॉयल्टी, यानी कि इसे आप रेंट भी कह सकते हैं, यानी कि जो भूमि पे मिलता है हमें, लगान कह दो, किराया कह दो या फिर रॉयल्टी। सेकंड ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट यानी कि जो लाभ। देयर आर जो लाभ है ना बेटे डिवाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट लाभांश यानी कि डिविडेंड, सेकंड निगम लाभ कर, निगम को हम क्या बोलते हैं बेटे कॉर्पोरेट, और लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं और टैक्स को कर बोलते हैं बेटे, यानी कि निगम लाभ कर यानी कि जो निगम के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे चूल्हा टैक्स और बहुत सारे टैक्स हैं। उसके बाद में हाउसिंग टैक्स भी हो सकता है। थर्ड अवितरित लाभ यानी कि जिसको अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो उद्यमी को मिलता है उसे क्या कहते हैं अवितरित लाभ कहते हैं, यानी कि जिसे वो किसी के साथ बांटता नहीं। यानी कि आपसे 2 नंबर में ये भी पूछा जाएगा कि अवितरित लाभ किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे ऐसा लाभ जो बांटा न जा सके, दैट इज कॉल्ड इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड स्टेप, तीसरा कदम कारक आय तथा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, यानी कि हम हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर इनकम एंड नेशनल इनकम। कहता हम इसको इस चार्ट की सहायता से समझेंगे बेटे। कहता हमने जो पहला मेथड पढ़ा बेटे उसमें हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि कितनी हुई, सेकंड सेक्टर की कितनी हुई, थर्ड सेक्टर की कितनी हुई, ये मूल्य वृद्धि जोड़ी बेटे हमने। परंतु यहाँ हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ हम जोड़ेंगे ये जो मैंने बताया बेटे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष, समय नियोजित मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ने के बाद आती है बेटे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। जबकि उत्पाद विधि और व्यय विधि ऐसी विधियां हैं जिनमें क्या आता है बेटे, उनमें आता है बेटे बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय निकलती है। सिर्फ एक नेशनल इनकम ही, नेशनल
सॉरी, सिर्फ एक आय विधि ही यानी कि इनकम मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर इन कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष और समय नियोजित मिश्रित आय इनको जोड़ दिया जाए तो क्या निकलती है, साधन लागत पर और शुद्ध डोमेस्टिक इनकम निकलती है। परंतु वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, ग्रोस निकलेगी एंड मार्केट प्राइस पे निकलेगी बेटे, ये बात याद रखनी है आपको। अब जैसे ही हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है तो बेटे इसमें हमने क्या जोड़ दिया, नेट अबोर्ड इनकम जोड़ दो बेटे, यानी कि शुद्ध विदेशी आय, और शुद्ध विदेशी आय जोड़ते ही हमें पता है क्या मिल जाती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। ये है बेटे आपकी नेशनल इनकम का चार्ट। उसके बाद में प्रिकॉशन, सावधानियां जरूर देनी है, कम से कम 7 तो होनी ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चोरी स्मगलिंग, इनसे जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। यदि कर्मचारियों के पारिश्रमिक को हमने शामिल कर लिया है तो नगद मजदूरी वेतन किस्म के रूप में इनको शामिल नहीं किया जाता। प्रचलन अधिशेष में यदि हमने लगान, किराया और रॉयल्टी ब्याज तथा लाभ को शामिल कर लिया है तो प्रचलन अधिशेष को शामिल नहीं करेंगे। लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ को यदि हमने इनकम में शामिल कर लिया है तो लाभ को शामिल नहीं करेंगे। उसी प्रकार आपको ये 7 प्रिकॉशंस देनी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।